के सभी विद्यार्थी जो चैनल से जुड़े हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं सहृदय स्वागत करता हूं कि आप लोग यानी कि चैनल का इंतजार कर रहे थे। तो मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी कारण थी जिसकी वजह से आप लोग का क्लास को रोक दिया गया था। आइए पुनः आज हम लोग जहाँ पे क्लास को स्टॉप किए थे, मैं फिर वहीं से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए 12th क्लास के सभी विद्यार्थी अपने कॉपी को खोलें और देखें कि आप लोग का लास्ट डे हमने क्लास कहाँ पर लिए थे, उसको पहले मिलान कर लीजिए आप लोग। तो आप लोग को बतलाए थे यही कि देखिए हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नई टॉपिक लेकर के आए थे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल जो सिलेबस में आप लोग का जो पढ़ना था पी ब्लॉक से स्टार्ट करना था। इसके पहले हमने मेटल और मेटलर्जी का सारा ज्ञान आप लोग को दिए। मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग इनऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर मेटल और मेटलर्जी जो आप लोग के हमने जो डोज दिया वो आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। क्या है जी, वहाँ तक कंप्लीट कर लिए आप लोग? बोलिए। आप लोग चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थी जहाँ भी हो, या तो आप मसूरी हो या मसूरी से बाहर के विद्यार्थी हो, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना आप लोग को टास्क दिया था उतना आप लोगों को तैयारी कर लिया होगा। जैसा कि तुम लोग जान रहे हो, इस वर्ष से चाहे कोई बोर्ड हो, उस बोर्ड का जो प्लानिंग चल रहा है वह एग्जाम का वह कुछ और ढंग लेने वाला है, और कुछ और प्लानिंग के साथ जो एग्जाम लेने वाले हैं। तो हम पहले ही बताए कि कोशिश किया जा रहा है, यही सरकार की पॉलिसी है या बोर्ड की पॉलिसी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी किया जाए और इसी पर जो है उनको एग्जाम लिया जाए। तो चलिए हम लोग पहले ही से सतर्क हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करें, ताकि हमारा क्लास का जो एग्जाम है वो भी काम करे और प्लस आने वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको भी काम चला लें हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो सभी लड़के देखिए, आइए आप लोग आज की केमिस्ट्री की क्लास में जो मैंने यानी पी ब्लॉक की चर्चा जो अगले क्लास में किए थे, आज फिर हम लोग वहीं से आज शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग के अगले दिन हमने बताए थे पी ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक में हमने बताया था कि टोटल ग्रुप जो है इसमें 6 रखा गया। कारण बताए थे कि पी ब्लॉक में वैसे तत्व को रखा जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो उसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पी सबसेल में प्रवेश करता है। और चूंकि तुम लोग को पी सबसेल के बारे में बताए थे कि पी सबसेल का 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितना ऑर्बिटल जी? 3 ऑर्बिटल। पहले बोले एस सबसेल का 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल का 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल का 5 ऑर्बिटल और एफ सबसेल का 7 ऑर्बिटल। ये तो बता चुके हैं। तब पी सबसेल में बताइए 3 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो बताइए पी सबसेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। होगा ना? कोई दिक्कत? पी सबसेल में बताइए कि पी सबसेल में बताया जाए यानी टोटल कितने ऑर्बिटल हो गया? 3 ऑर्बिटल हो गया जी। और हर एक ऑर्बिटल में के इलेक्ट्रॉन रखोगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो 3 दूनी 6। इसका मतलब कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप को रखा गया। जैसा कि देखिए आप लोग कॉपी पर हमने बताए थे पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक रखे थे। कहां से कहां तक रखे थे? 13 से लेकर 18 तक रखे थे। सब ग्रुप में एलिमेंट का नाम भी नोट करवा दिए थे
और लेकिन हमने बताए थे बात को कि जहाँ तक की बात है 12 क्लास का सिलेबस का, तो हम लोग का जो क्वेश्चन राइज करेगा वह ग्रुप नंबर 15 से करेगा। ग्रुप नंबर 15 से 18 तक के क्वेश्चन राइज करेंगे। ऐसे तो कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट हैं वह ग्रुप नंबर 13 से 18 तक तैयारी करेगा, लेकिन खास करके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब 15 से 18 तक देखेंगे। तो बताइए सभी लड़के, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है? देखिए आप लोग की क्लास एकदम आराम से दे रहे हैं, कोई परेशानी होने की सवाल नहीं उठती है। आप लोग एकदम धीरे 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 एक एक करके समझते चलिए। जहाँ पे प्रॉब्लम होता है कमेंट्स करें, ये बात करें, ठीक है? आपके जवाब हम नेक्स्ट क्लास में देंगे भी। हम जो विद्यार्थी का कमेंट्स में जो लिखा जाएगा उसके अनुसार हमने जवाब दे देंगे अगले दिन में, ठीक है? कोई परेशानी की सवाल नहीं है। आप लोग तैयारी करिए, मेरा यही संतुष्टि है, सेटिस्फाइड है। आइए, तो ग्रुप नंबर 15 में बताए थे सभी विद्यार्थी को कि देखिए ऐसे ये 5 एलिमेंट्स को हमने सामने रखे हैं। ऐसे तो आज की पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ग्रुप नंबर 7 में भी जो आपका जो अधूरा था भरा हुआ, आज के डेट में वो भी भरा मिलेगा। लेकिन आप लोगों को हम पहले ही बता दिए हैं कि जो ग्रुप नंबर 7 यानी पीरियड नंबर 7 जो करता है आवर्त संख्या 7, जिसमें फ्रांसियम है, रेडियम है, और रेडियम के सामने आगे बढ़ते चले जाइए तो देखिएगा कि आपका पी ब्लॉक में भी 7वां आवर्त जो है वह पूरा भर दिया गया है। लेकिन जितने सारे तत्व को वहां पे भरा गया है वह बताया था सब आर्टिफिशियल है, जो प्रकृति में पाया नहीं जाता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा वैसे तत्वों को निर्माण किया है, बनाया है, और वह सारणी को पूरा भर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बोलेगा सभी लड़के आप लोग कि आप लोग को हमने बता रहे थे कि ग्रुप नंबर 15 में देखिए हमने 5 एलिमेंट मेन लेकर चले हैं, जिसमें क्वेश्चन ज्यादा जो राइज करता है वह नाइट्रोजन और फास्फोरस पर करता है। किस पर करता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस पर करता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस का 15 देखा जाए, यहाँ पर 33 देखिए आर्सेनिक है, एंटीमनी जो 51 है, और बिस्मथ 83 है। अब हमने बताया कि ग्रुप नंबर देखा जाए 15 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, किसका? ग्रुप नंबर 15, ठीक है? ग्रुप नंबर 15 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो पहले बताइए बड़े ब्रैकेट के अंदर में एक नोबेल गैस को लिखते हैं, इनर्ट गैस को लिखते हैं, और उसके बाद बताए थे NH2 और NP3, यही यानी 2 और 3, 3 और 2 5, और इसके बाद यहाँ नोबेल गैस है, इसको जोड़ दीजिएगा, आपको हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए एग्जाम्पल लेके हमने चले हैं। देखा जाए आप लोग बताइएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7 है। बोलिए जी लड़के। अब नाइट्रोजन के पहले होता नोबेल गैस हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। कोई दिक्कत है? बोलिए। इधर से लड़के कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो देखा जाए नाइट्रोजन के पहले होता है कौन? हीलियम। चूंकि आप लोगों को बताए याद होगा कि देखा जाए हीलियम है, आपका नियोन है, आर्गन है, इसके बाद क्रिप्टन है, जेनॉन है, और रेडॉन है। यही मेन ऐसे तो आज के डेट में बताए हैं कि आपका एव आपका ओ भी आ गया है, अनऑक्टेनियम आ गया है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग का जो नोबेल गैस है ये हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, और रेडॉन है। अब इसी का सहारा लेकर के हम लोग बढ़ते हैं।
अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यहाँ पर देता है 10 है, यहाँ 18 है, ये 36 है, देते हैं ना इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इसको भरते जाते हैं। तो हीलियम का यहाँ पर देखिए 2 हो गया, यहाँ 2 और 3 5 है, 2 7 हो गया, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए कई तरकीब है, लेकिन शॉर्टकट में अगर हम लिखना चाहते हैं तो नोबेल गैस का प्रयोग करिए, आपको जल्दीबाजी में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। देखा जाए आर्सेनिक में, देखा जाए फास्फोरस के चलिए 15 होता है, पहले नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10 भर दिया हमने, तो 10 और 2 12 3 15, यानी फास्फोरस का हो गया। आर्सेनिक का आइए 33 से चलते हैं, आर्गन का भर दिया कितना 18, 18 10 28, 28 है 2 30, 18 हो गया यहाँ, और 10 28 है 2 30 है 3 33। देखा जाए इसका पहले ही बोला था NH2 और NP3, N का मतलब समझ रहे सब लोग ने, N का मतलब हो गया ऑर्बिट नंबर। कौन चीज? ऑर्बिट नंबर, और ऑर्बिट नंबर से ही पकड़ लेते हैं पीरियड नंबर। तो देखा जाए इसका ऑर्बिट नंबर यहाँ 2 दिए हैं, एक मतलब है कि आपका पीरियड नंबर 2 का ये एलिमेंट है कौन? नाइट्रोजन। कोई दिक्कत? तो नाइट्रोजन को हम देखिए सेकेंड आवर्त में रख रहे हैं, फास्फोरस को देखिए तीसरे आवर्त में रख दिया, यानी थर्ड पीरियड में आ गया। ये आया आर्सेनिक, तो आर्सेनिक में देखिए आपका 4s2 और 4p3, यानी चौथा आवर्त आ गया है। देख रहा है 4 ऑर्बिट नंबर कितना दे रहे हैं 4, तब ऑर्बिट नंबर 4 है, इसका मतलब पीरियड नंबर ही 4 में आ गया। अब देखा जाए यहाँ पर एंटीमनी Sb है, क्रिप्टन का आपने 36 ले दिया, तो 36 है 10 46, 46 है 2 48, 48 है 3 51। तो एंटीमनी कहते हैं Sb, यानी एटॉमिक नंबर दिए हैं 51। कोई दिक्कत लिखने में? जहां भी एटॉमिक यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने कहे तो सबसे पहले यहाँ पर घुसा दीजिए नोबेल गैस को। अभी नोबेल गैस को पहले सोचना होगा कि जो एलिमेंट का हम लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके पहले कौन आता है, तो उसके पहले कौन आता है ये पहले सोच लेना है। जैसे कि नाइट्रोजन के पहले देखिए हीलियम आ गया, जैसे फास्फोरस के पहले नियोन आ गया, आर्सेनिक के पहले में देखिए आर्गन आ गया। पहले सोचना है, यहाँ पर हमने जो दिए हैं इसके पहले सोचना है कि उस एलिमेंट के पहले कौन सा नोबेल गैस है, और उस नोबेल गैस को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, और उसके बाद बाकी जो बच जाता है उसको हम लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? अब जैसे कि देखा जाए यहाँ पर हमने एंटीमनी की बात किया, अब देखिए बिस्मथ यानी जेनॉन हो गया। अब जेनॉन उसके बाद देखा जाए यानी 54 लेके चलते हैं, तो 54 और 14 जोड़ दीजिए तो 68 हो जाएगा, 68 और 10 जोड़िए 78 हो जाएगा, 78 और 2 जोड़िए 80 हो जाएगा, 80 और 3 जोड़िए 83 हो जाएगा। हो जाएगा? तो यहाँ पर जेनॉन के आपने लेके चला कितना 54। तेकर मतलब है कि बताओ बिस्मथ के पहले कौन आ रहा है, यानी जेनॉन आ गया, तो यहाँ पर जेनॉन भर दिए। अब इस तरह से ऊपर से देखिए नीचे, यानी ग्रुप का नियम याद करेंगे कि वर्ग का नियम क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। तो बताओ ऊपर से जब नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो बताओ यहाँ ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, बात समझ रहे ना? यहाँ पर ऑर्बिट नंबर 2 हुआ, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 5, ऑर्बिट नंबर 6। एक मतलब जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो कक्षाओं की संख्या, सेल संख्या, ऑर्बिट नंबर बढ़ रही है। तो ऑर्बिट नंबर बढ़ने का मतलब है, सोचिए कि उसका एटॉमिक रेडियस कहते हो परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या बताए हैं कि किसी एटम का जो होता है न्यूक्लियस है,
ठीक है। और न्यूक्लियस के बताओ कि ये हो गया तुम्हारा सेल। क्या हो गया? सेल। अब इसी तरह से बताओ सेल की संख्या बढ़ाते जाओगे तो ये जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट का जो आपका सेल है, तो ये दोनों की जो बीच का डिस्टेंस होता है इसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। कोई बोलता है कि फास्फोरस की परमाणु त्रिज्या बताइए, एंटीमनी की परमाणु त्रिज्या बताइए। एक मतलब कि इसका न्यूक्लियस यानी नाभिक जो हुआ से, तो यहाँ से और अंतिम कक्षा इसके बीच की दूरी को हम नापेंगे। तो अंतिम कक्षा के बीच की दूरी जो नापते हैं यही होता है परमाणु त्रिज्या। आप लोग का 11 क्लास में बताए थे कि एटम का जो लास्ट जो ऑर्बिट होता है, लास्ट जो सेल होता है, वह देखिए मतलब एकदम फिक्स नहीं होता है, ये इस तरह से आपका होते रहता है। इसलिए ऐसे कहा जाए कि एटॉमिक रेडियस तो कांस्टेंट नहीं कर सकते हो, ये समझिए कि आपका बदलते रहती है। क्योंकि लास्ट में जो देखा जाए आपका ऑर्बिट होता है, तो एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से जब इसको ऊर्जा मिलता है तो उस ऊर्जा के कारण कहीं पर देखिए उड़ जाता है, कहीं धंस जाता है। लेकिन जब उसकी एवरेज निकालते हैं तो औसत निकालते हो, वही औसत जो आपका त्रिज्या होता है वही परमाणु का त्रिज्या माना जाता है। तो बताओ किसी के पास 2 कक्षा है, किसी के पास 3 कक्षा है, किसी के पास 4 है। तो इस तरह से जैसे जैसे ऊपर से आओगे नीचे वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने बोले हैं कि आपका परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, तो नाइट्रोजन के पास बताओ कि मात्र 2 ऑर्बिट है, फास्फोरस में 3 ऑर्बिट हो गया। एक मतलब है कि नाइट्रोजन की परमाणु का त्रिज्या सबसे छोटा हो जाएगा और इससे बड़ा हो जाएगा फास्फोरस का, फास्फोरस से ज्यादा हो जाएगा आर्सेनी का, इससे बड़ा हो गया एंटीमनी का और सबसे बड़ा हो गया बिस्मथ का। समझिएगा, यानी 5 तत्व में अगर पूछता है कि बताओ किस तत्व की परमाणु का त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो वहां पे जवाब देना है बिस्मथ का। यानी इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो क्वेश्चन डालते रहते हैं, इसका जवाब थोड़ा सा चूज करते समय ये ध्यान दीजिएगा, ग्रुप का नियम याद रखेंगे कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं उसका ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाता है। और ऑर्बिट नंबर बढ़ने का मतलब कि नाभिक से यानी अंतिम कक्षा के बीच की दूरी बढ़ रहा है। तो नाभिक से अंतिम कक्षा के बीच की दूरी बढ़ रहा है, एक मतलब उसकी परमाणु का त्रिज्या बढ़ रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि 5 ही जो तत्व दिख रहा है इसमें सबसे यानी कि परमाणु की त्रिज्या जो बड़ा होने की बात करते हो तब वो हो जाता है आपका बिस्मथ का। अब यही परमाणु त्रिज्या पर, एटॉमिक रेडियस पर बहुत सारा बात निर्भर करता है जी। जैसे सबसे पहले देखिए आयनन एंथैल्पी की बात करते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सोचिए सही बच्चे कि आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या बतलाए थे कि किसी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, अंतिम कक्षा होता है, उस अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो तुम लोग को बताए हैं पहले कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है उसका ऊर्जा एक निश्चित होती है। जब तक उसके ऊर्जा में कमी या वृद्धि नहीं करोगे तब तक वह इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में ऑलरेडी चक्कर लगाते रहेगा। अब तुम चाहते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, तो बाहर निकालने के लिए बताइए हमको एनर्जी देना होगा ना। अब वो एनर्जी के रूप में आप लाइट एनर्जी भी दे सकते हैं या आप इलेक्ट्रिक एनर्जी भी दे सकते हैं, लेकिन जब तक इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ही बाहर आएगा नहीं आएगा। तो सोचिए कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है जिस पर आप बताइए निगेटिव चार्ज है,
न्यूक्लियस है, यहाँ पर बताइए पॉजिटिव चार्ज है। अब ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को बताओ अंदर की तरफ खींच रहा है, और तुम चाह रहे हो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, तब बाहर निकालने का मतलब है कि इसको ऊर्जा देना होगा। अब ऊर्जा देना होगा तो जितना आपने ऊर्जा देते हैं वही कहता है आयनन एंथैल्पी कहलाता है। तो सोचो कि नाइट्रोजन के पास मात्र 2 गो कक्षा है, माने इसके परमाणु का आकार सबसे छोटा है। फास्फोरस के बताइए यहाँ पर 3 गो कक्षा हो जाएगा, तो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। आर्सेनिक को आइए तो यहाँ पर फिर बढ़ाओगे तो फिर और इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। और नाभिक से जैसे जैसे इसका दूरी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि नाभिक का आकर्षण बल यहाँ पर घट रहा है। नहीं घटेगा कि नहीं? चूंकि आवेश का नियम है कि 2 आवेशित कणों के बीच में लगने वाली आकर्षण जो बल होती है वह दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे आकर्षण बल घटेगा। तो एक मतलब है कि ये बताओ इलेक्ट्रॉन पहले दूसरा में था, अब तीसरा में आ गया, अब चौथा में आ गया, तो नाभिक से जब दूर हट गया तो इसको बताओ नाभिकीय बल कम लगेगा ना, तब बताओ इसको निकालने में हमको कम ऊर्जा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पांचों जो देख रहा है आपका एलिमेंट है, इसमें नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहते हो तो तुमको ऊर्जा ज्यादा देना होगा। मतलब इसके आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे तुम पीछे की तरफ बढ़ते हो या ऊपर से नीचे आते हो वैसे वैसे इसके आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाएगा। एक मतलब हुआ कि पांचों तत्व में नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होगा और विषमत का सबसे कम होगा। मतलब कि पूछेगा कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ऊर्जा कम लगेगी, तो जवाब देना है कि विषमत में। किसमें? विषमत में। और इसी तरह की कहानी और ग्रुप में भी होते हैं। अभी ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहे हैं, अगले दिन ग्रुप नंबर हम लोग 16 की बात करोगे, कभी 17 की बात करोगे, तो चाहे कोई ग्रुप हो नियम चलता है सेम। तब तो है कभी कभी अपवाद यानी एक्सेप्शन केस भी आएगा, जिसका कारण के साथ तुम लोग को बताएंगे, बशर्ते आप लोग रेगुलर क्लास से जुड़े रहे। अब देखिए, तो ये आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे थे हम। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग की 11 क्लास में बताए थे, भी 12 में भी बता रहे हैं। तो यहाँ आयनन एंथैल्पी का अपोज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनन एंथैल्पी में बताए कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तब तो वहां पर आयनन एंथैल्पी की बात करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बाहर से इलेक्ट्रॉन है, इसको आउटर मोस्ट सेल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो कहता है कि किसी तत्व की परमाणु माने किसी एलिमेंट का एटम के आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहरी कक्षा में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन हम प्रविष्ट कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट जब यहाँ पर करवाते हैं तो यहाँ 2 बात हो सकता है, या तो तुमको एनर्जी का वहां पर अवशोषण होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। कारण कि मान लेते हैं कि कोई ऐसे एलिमेंट के एटम की बात कर रहे हो जिसके आउटर मोस्ट सेल में जितना ऑर्बिटल है, अगर सब ऑर्बिटल में मानते हैं कि अगर सपोज दैट 2-2 इलेक्ट्रॉन भरल है, अब 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर भरल है सब में, और इसके बाद मानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन अगर प्रविष्ट कराना चाहोगे तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन जाने की जगह है? बोलिए। तो इसका मतलब है कि किसी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल में
बाहरी कक्षा के जितने ऑर्बिटल है और सभी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, कंप्लीट भरा हुआ है, तो बताइए क्या उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। तब ऐसी स्थिति में तुमको इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने के लिए तुमको ऑर्बिटल तैयार करना होगा, और ऑर्बिटल तैयार करने के लिए तुमको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा। अब बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देते हो, इसका मतलब क्या ऊर्जा का अवशोषण होगा? नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई आउटर मोस्ट सेल है और उसमें ऑर्बिटल खाली है, तब तो बताओ कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करोगे तो वहां ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेगा तो यहाँ दोनों बात बोलना पड़ेगा कि किसी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर जितना ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, उसे उस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। बात समझ रहे हो? और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये भी निर्भर करता है एटॉमिक रेडियस पर, माने परमाणु त्रिज्या पर। अब इसमें बताओ नाइट्रोजन की परमाणु का त्रिज्या सबसे छोटा कम है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करोगे तो समझिए कि ऊर्जा का यहाँ पर समझिए सबसे ज्यादा उत्सर्जन हो सकता है। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान देखिए यहाँ पर ज्यादा है। अपवाद अलग चीज है, बताएं तो नहीं कि अपवाद वाला केस हम बताएंगे, लेकिन पहले जनरली नियम जान लीजिए ताकि एग्जाम में चुनने की बात होगा, चूज करना होगा। तो नाइट्रोजन क्या आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों चलता है सेम चीज। अगर आयनन एंथैल्पी का मान क्या रहा है, घट रहा है, एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी घटते जाएगा। मतलब यहाँ बिस्मथ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाएगा और नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, याद रखिएगा। तब विद्युत ऋणात्मकता जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हो। अब तुम लोग को बताएं कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है कि अगर दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रहा है, अब उस साझा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस साझे वाले इलेक्ट्रॉन पे, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए H2O है, या मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ग्रुप में चलिए इसी ग्रुप से लेते हैं अमोनिया लेते हैं। अब अमोनिया में बताइए नाइट्रोजन के पास देखा जाए इस तरह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से हाइड्रोजन का 3 एटम लेके चलते हो, अब इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। सोचिए अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ, तो सोचिए इस शेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन हुआ इसको नाइट्रोजन का नाभिक भी खींचेगा और हाइड्रोजन की नाभिक भी खींचेगा। अब ये देखना है कि किसका एटम उससे ज्यादा खींचता है नाभिक। अगर मान लेते हैं कि नाइट्रोजन इसको ज्यादा खींच लिया, ये कम खींचा, यहाँ से बताओ कि ये ज्यादा खींचा, ये कम खींचा, ये ज्यादा खींचा, ये कम खींचा। एक मतलब है कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन की जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन जोड़ा पर ज्यादा आकर्षण बल लगा रहा है। इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन की अपेक्षा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। समझिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब यही होता है किसी तत्व के परमाणु का वह क्षमता जिसके कारण वह साझा वाले इलेक्ट्रॉन को अपने नाभिक की ओर खींचता है, तो इसी क्षमता का नाम होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो कहते हो ये भी निर्भर करता है उस। तो यहाँ पर देखा जाए इसका मतलब है कि नाइट्रोजन एटम में समझिए इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम है,
यानी इसके परमाणु का आकार सबसे छोटा है, इसलिए शेयर वाला इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींचेगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एक गुण उसमें घटता जाएगा। मतलब विषमत का जो एटम होगा वह समझिए उस इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा। एक तरफ से नाइट्रोजन हो, एक तरफ से विषमत हो। अब तुमसे कोई पूछे, तो अगर कोई पूछता है कि नाइट्रोजन का एटम बताओ ज्यादा खींचेगा कि विषमत का ज्यादा खींचेगा, क्या जवाब दोगे? नाइट्रोजन का खींचेगा। नाइट्रोजन का खींचेगा कि फास्फोरस का खींचेगा? जवाब दोगे नाइट्रोजन का खींचेगा। कोई कारण पूछे, व्हाट कारण बताइए? तो ड्यू टू एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, या फट से बोलना है कि नाइट्रोजन के एटम का साइज छोटा है और फास्फोरस का इससे ये बड़ा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और इसका कम होगा। बात समझ रहे हो लड़कर? अब देखा जाए, बात रही अब कारक गुण का। कौन गुण का जी? अब कारक रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब कारक के डिफिनेशन पहले ही बताए कि जिस तत्व की परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब एक अब कारक हो गया और दूसरा ऑक्सीकारक हो गया। तो अभी तुम लोग कहा था कि नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन बताओ विषमत का कहा कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा बताओ उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का गुण ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह है देखिए हमने बदल दिए हैं कि नाइट्रोजन की रेस्पेक्ट में फास्फोरस, इससे ज्यादा आर्सेनिक, इससे ज्यादा एंटीमनी, इससे ज्यादा विषमत। माने सबसे ज्यादा कहा जाए तो विषमत में रिड्यूसिंग एजेंट का गुण होता है। यहाँ पर देखिए और चीज के मामले में ला रहे थे, नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेगा तो यहाँ पर देखिए सीधे उल्टा हो गया, विषमत। माने विषमत में इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी ज्यादा है। और तुम जानते हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होता है उसमें मेटल का गुण होता है, इसलिए बताएं कि देखिए विषमत है ये आपका मेटल कैटेगरी में आ जाता है। जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए इसको नॉन मेटल कैटेगरी में लाए हैं। लेकिन वही देखिए आर्सेनिक और एंटीमनी जिसमें बीचे बीच में आ जाता है, यानी कुछ मेटल का गुण है और कुछ नॉन मेटल का गुण भी है, इसलिए ये दोनों को हम मेटलॉइड कहें या उपधातु की कैटेगरिया में रखे हैं। तो अगर चूज करने की बात होती है तो यहाँ पर याद करेंगे ये दोनों नॉन मेटल में लाएगा, ये दोनों मेटलॉइड में लाएंगे और विषमत को मेटल में लाएंगे। तो इतनी बातें सभी लड़के समझ गए? कोई दिक्कत? तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक इतनी बातों को दिमाग में आप लोग कंट्रोल करेंगे, तैयारी करेंगे। इसके साथ आज की क्लास स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट।